वेलकम गाइस। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए जो है भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं राजीव स्वामी मॉडल पेपर नंबर 5 के साथ, और इसमें अपन देखेंगे कि मॉडल नंबर 5 में कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि क्या इसमें जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए गाइज शुरू करते हैं एक और मॉडल पेपर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा, ठीक है। नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही जो विकल्प हैं वो चुनें और उत्तर पुस्तिका में लिखें। इसके लिए हमारे पास जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, तो वो इस प्रकार से आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है वो आर्थिक भूगोल का जो है वो क्षेत्र है। तो कौन सा इनमें से आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है? तो चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल, संसाधन भूगोल या सैन्य भूगोल। तो इनमें से कौन सा जो है आर्थिक भूगोल का है? तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है वो है संसाधन भूगोल। ऑप्शन नंबर स जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। तो ये आपका आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है, जबकि चिकित्सा भूगोल है, लिंग भूगोल है और सैन्य भूगोल है, ये आपके अलग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करने वाली नई संकल्पना प्रस्तुत की? तो कौन सा जो विद्वान है इनमें से चारों में से, तो वो जिसने जो है संभववाद और नव जो निश्चयवाद जो है इनके बीच की जो विचारधारा प्रस्तुत की थी, जिसे हम नव निश्चयवाद के नाम से जानते हैं, तो किसने की थी? तो इसका ऑप्शन आप जो है सही हो जाएगा आपका राइट आंसर ग्रिफिथ टेलर जो है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर है। यहाँ पर अगर सैंपल और रेड जेल की बात करें तो ये किसके निश्चयवाद, ठीक है, ये निश्चयवाद से रिलेटेड है, ठीक है। रेड जेल जो है वो निश्चयवाद का जो है जनक है और ये सैंपल जो है वो इसकी समर्थक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अपना है, माल्थस ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो माल्थस जो हैं उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था माल्थस ने? जनसंख्या से जो है संबंधित था उनका। तो उन्होंने जो है कौन सा दिया था? तो 1998 में, 1898 में, 1798 में और 1698 में। तो राइट ऑप्शन जो है इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर स जो है 1798 में जो है माल्थस ने अपना सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो निम्न में से कौन से महाद्वीप में जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? तो एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में और यूरोप में। तो कहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन होगा या जो राइट आंसर होगा वो होगा एशिया महाद्वीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो एशिया है, और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है वो आपका अफ्रीका है, ठीक है। तो ये याद रखना है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप अफ्रीका, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी की एक कोटि जो है वो न्यूनतम है? तो यहाँ पर जो है आपको भारत के राज्य बताने हैं मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से सबसे कम जो है वो किसका है। तो इसमें छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, राजस्थान है और हरियाणा है। तो इन चारों में से कौन सा जो राज्य है जिसकी जो कोटि है वो न्यूनतम है मानव विकास सूचकांक के? तो इसमें आपका जो है राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ है, वैसे क्या है बिहार है। बिहार का मानव विकास सूचकांक भारत में सबसे कम है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ की अगर अपन बात करें, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे जो है न्यून कोटि का जो है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्न में से कौन सी फसल रोपण नहीं है? तो कौन सी फसल है वो रोपण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, चावल है, रबर है, चाय है, कॉफ़ी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं है, ठीक है, या रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चावल। चावल जो है वो रोपण फसल
नहीं है। ठीक है, जबकि जो है आपका रबड़ है, चाय है, कॉफ़ी है, तो ये तीनों जो है वो रोपण फसल में आते हैं। चावल जो है वो यहाँ पर रोपण में नहीं आता है। ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा चावल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो आपके पास चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो वनों पर आधारित नहीं है। तो लाख उद्योग, कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग और रबड़ उद्योग। तो यहाँ पर चार हमारे पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट ऑप्शन है वो लाख उद्योग होगा। ठीक है, लाख उद्योग है वो वनों पर आधारित नहीं है। ठीक है, जबकि बाकी के जो चार हैं, तीन हैं आपके, कागज उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, रबड़ उद्योग है, ये आपके किस पर है, वनों पर आधारित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो यहाँ पर पूछा है कि चार ऑप्शन हमारे पास है, तो इनमें से तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। आखेट, खेती, व्यापार, बुनाई। तो यहाँ पर कौन सा तृतीयक में आएगा। तो देखिए, आखेट और खेती है वो आपके प्राथमिक में आते हैं। ठीक है, बुनाई है वो आपके द्वितीयक में आते हैं। तो बचा क्या, व्यापार। तो व्यापारी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो स है वो हमारा बिल्कुल सही है कि तृतीय क्रियाकलाप के अंदर व्यापार शामिल होता है, इसलिए व्यापार जो है वो आपका महत्वपूर्ण हो गया। नेक्स्ट है हमारा, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। तो ये जो है कब किया गया था, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था, 1982 में, 1990 में, 1989 में और 1981 में। तो कब किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर स जो है वो बिल्कुल सही होगा। 1979 के अंदर आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है, वे एकत्रण केंद्र जहां विभिन्न देश से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती हैं कहलाता है। तो यहाँ पर जो है वो ये कह रहा है कि एक ऐसा केंद्र जहाँ पर जो है, या एकत्रण केंद्र यानी ऐसी चीज़ें जो जहाँ पर जो है इकट्ठी की जा सकती हैं। तो ऐसा केंद्र जो है वहाँ पर निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो तेल पतन, मारक पतन, आत्रोपो पतन और पैकेट पतन। तो कौन सा इस आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आत्रोपोपतन जो है, ऑप्शन नंबर स जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्रोपोपतन है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। तो कौन से में जो है आपका उत्पादन और विनिमय कौन से में होते हैं। तो चतुर्थ क्रियाकलाप में, तृतीयक में, द्वितीयक में या प्राथमिक में। तो कौन से में होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा तृतीय क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर ब जो है वो एकदम सही है। ठीक है, उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित किस में होते हैं, तृतीयक व्यवसाय में होते हैं। ठीक है, जैसे सेवाओं का उत्पादन और विनिमय। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्न में से किस भाषा को बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ये तो आप सभी को आता होगा। अगर आपको आता है तो इसमें आप कमेंट करोगे कि इसका जो आंसर है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये भी लिख के बताना है कि भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस राज्य में मुख्यतः परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं परिक्षिप्त बस्तियां। तो हिमाचल प्रदेश है, केरल है, मेघालय है या उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तीनों ही राज्य हैं, इन तीनों ही राज्यों के अंदर क्या पाई जाती है, परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती हैं। यानी ऑप्शन नंबर द जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त सभी जो है इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है। तो संवेदनशील या सामरिक दृष्टि से जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सड़क कौन बनाता है। तो यहाँ पर सड़क जो आपका बनाएगा, कौन बनाएगा क्या। इसमें जो आपके ऑप्शन है वो इस प्रकार है, राष्ट्रीय राजमार्ग संगठन, राज्य राजमार्ग संगठन, सीमा सड़क संगठन या जिला सड़क संगठन। तो इन चारों में से कौन सा जो है वो सामरिक दृष्टि से संवेदनशील जो क्षेत्र है
वहाँ पर सड़कें बनाता है। तो कौन बनाता है? सीमा सड़क संगठन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्या करता है? सीमाओं के सहारे। अब देखो, सामरिक दृष्टि से जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, ठीक है। और इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सड़क बनाने का काम भारत में जो है सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया जाता है, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तूतीकोरिन पतन। यहाँ पर पतन शब्द है भाई। तूतीकोरिन पतन का विकास किस पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया है? तो तूतीकोरिन जो है उस पतन का निर्माण कौन से पतन का दबाव कम करने के लिए किया गया है? ऑप्शन हमारे पास है कांडला, कोलकाता, चेन्नई और एनोर, ठीक है। तो तूतीकोरिन पतन है, उसका निर्माण किसके दबाव को कम करने के लिए किया गया है? तो चेन्नई का दबाव कम करने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 6 जो है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि तूतीकोरिन एयरपोर्ट है, सो एयरपोर्ट, हाँ, हालांकि देखो तूतीकोरिन एयरपोर्ट भी, लेकिन अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं तूतीकोरिन पतन की। तो ये जो है चेन्नई का दबाव कम करने के लिए किया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो गंगा नदी की सफाई के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा जो कौन सा जो है प्रोग्राम चलाया गया है? तो क्या उस प्रोग्राम का नाम हर हर गंगे है, स्वच्छ गंगे है, नमामि गंगे है या नमामि देवी गंगे? तो कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नमामि गंगे जो है इस प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। जो गंगा नदी के जो स्वच्छ बनाने के लिए या उसके सफाई अभियान के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा रेल मार्ग यूरोप के 6 राष्ट्रों से होकर गुजरता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि यूरोप का एक मार्ग है जो कितने 6 देशों को क्रॉस करता है। तो इसमें कौन सा है? केप काहिरा रेल मार्ग, ट्रांस कैस्पियन रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो यहाँ पर कौन सा जो है ऐसा है जो 6 देशों से होकर गुजरता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ओरिएंट जो एक्सप्रेस वे है वो यूरोप में है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इसको अगर छोड़ दें केप काहिरा को, ये तो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। इसके अलावा ट्रांस कैस्पियन रेल मार्ग है, ओरिएंट है और ट्रांस साइबेरियन है। ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? यूरोप में है। तो ये तीनों ही यूरोप में है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो इन तीनों में से भाई ए तो नहीं है हमारा, ए तो केप काहिरा, ठीक है, केप टाउन से काहिरा। तो ये कहाँ पर हो गया? अफ्रीका महाद्वीप में। अब बचे हमारे पास 3। तो इनमें से कौन सा है जो 6 से होकर गुजरता है? तो वो है आपका ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर 6 जो है वो आपका सही होगा। बढ़ते हैं आज इस मॉडल पेपर के अंतिम अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो हमारे पास अंतिम जो है इस मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में अभी क्वेश्चन और आने बाकी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर। तो कौन सा इसमें सबसे कम जनसंख्या वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाले की बात करें तो सिक्किम जो है वो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। जनसंख्या सबसे कम कहाँ की है? सिक्किम की है। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश सबसे छोटा राज्य नहीं है, ठीक है। इससे छोटा सिक्किम है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश भी भारत के छोटे जनसंख्या वाले राज्यों में आता है, परंतु सबसे कम में नहीं है। स्थान की ओर चलते हैं। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल अनुभविक एवं व्यवहारिक है। तो क्या यहाँ पर होगा आपका रिक्त स्थान के अंदर कि भूगोल जो है वो क्या है? अनुभवी है और व्यवहारिक इसके साथ साथ क्या है? तो भूगोल जो है वो समाकलात्मक है, ठीक है। तो क्या है?
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा अपना है प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं, जो प्रवासी नए स्थान पर जाते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अप्रवासी। ठीक है, तो अप्रवासी, तो प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, और अगर कोई हमारे यहाँ आता है वो क्या कहलाएगा? उत्प्रवास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले रिक्त स्थान की तरफ। रिक्त स्थान हमारा है अगला, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म, मृत्यु और हैं, तो क्या आएगा? प्रवास। ठीक है, जनसंख्या जो है उसके 3 घटक जन्म है, मृत्यु है और प्रवास है। नेक्स्ट है मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा किया गया था। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अपना है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या महाद्वीप में है, तो कहाँ पर है? एशिया में है। यूरोप में विश्व का रेल तंत्र पाया जाता है सघनतम। ठीक है, सघनतम पाया जाता है। नेक्स्ट अपना है वर्ष 2011 में भारत में नगरीयकरण का स्तर था, तो कितना था? 31.2। ठीक है, 31.2%। ये 31.16 भी कहीं दे रखा है। ठीक है, तो आप दोनों में से एक जो है वो कर देना। बढ़ते हैं अगले रिक्त स्थान की तरफ। ठीक है, तो पहले में, तीसरे में आपका प्रवास हो जाएगा, चौथे में डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा, पांचवें में एशिया, छठे में जो है सघनतम, और सातवें के अंदर जो है 31.2 या 31.16। ठीक है, तो दोनों ही हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा इसमें आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा है बस्तियों का प्रकार, निर्मित क्षेत्र और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है, तो क्या निर्धारित होता है? तो क्षेत्र के विस्तार, क्या हो जाएगा? विस्तार और अंतर्वास द्वारा निर्धारित होती हैं। अगला हमारा है 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या गुना बढ़ी है, तो नगरीय है वो कितनी गुना बढ़ी है? तो 11 गुना बढ़ी है। कितनी बढ़ी है भाई? 11 गुना बढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में रह को कर्नाटक के से जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है? न्यू मंगलोर को। तो किससे किसको जोड़ता है? और शायद रह या रहे है, तो इसको जोड़ता है किससे? कर्नाटक के न्यू मंगलोर से जोड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो हैं रिक्त स्थान जो है कंप्लीट होते हैं। अब अपन बढ़ेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ। पहला हमारा जो है लघुतरात्मक प्रश्न है, विश्व में 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में कितने देश एशिया महाद्वीप में अवस्थित हैं? तो विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जो 10 देश हैं उनमें से एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? तो आंसर नंबर जो है आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 देश जो हैं वो हो जाएगा। ठीक है, तो 6 देश भारत एशिया के जो हैं जो विश्व के 10 देशों में अपना नाम रखते हैं। मानव विकास के कोई 3 उपागम लिखें, तो यहाँ पर 3 पूछा है, मैंने आपके चारों के नाम लिख दिए हैं क्योंकि चारों ही हमें याद करने हैं। तो पहला आपका आय उपागम होगा, दूसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम होगा, तीसरा क्षमता उपागम और चौथा कल्याण उपागम। तो ये 4 उपागम जो हैं वो मानव विकास के हैं। तो चारों के चारों मैंने आपके यहाँ ऐड कर दिए हैं। आपसे 2 पूछे जा सकते हैं, 3 पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है चारों भी पूछे जाएं, तो आपको याद रखना है ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पशु आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखें, तो पशु आधारित 2 उद्योग कौन कौन से हो जाएंगे? चमड़ा उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग। अगर और भी इसके अलावा आपके कोई दिमाग में आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। चौथा क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तो आपको आता ही होगा, तो इसका उत्तर आपको बताना है कि भारत का जो है जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में कौन सी किस्म का कोयला मुख्य रूप से मिलता है? तो भारत के अंदर जो है मुख्य रूप से मिलने वाला जो कोयला है वो आपका बिटुमिनस कोयला है। ठीक है, और ये कोयले की मतलब अच्छी क्वालिटियों में से एक है। उसके बाद में
भारत में अन्य देशों से आयात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं के नाम लिखें। तो भारत जो है सबसे ज़्यादा जो आयात करने वाली वस्तु है, पहला तो आपका है पेट्रोलियम और दूसरा आपका है मोती और बहुमूल्य रत्न। तो ये दो चीज़ जो है वो भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है। उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो ध्वनि प्रदूषण जो है उसके मुख्य स्रोत क्या हैं? तो ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं जो विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण, तोड़फोड़ कार्य, तीव्र चलित मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो हैं ये हैं। बढ़े आगे अगली तरफ। अगला हमारा है धातु से क्या आशय है। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा पूछी है कि धातु क्या है। तो देखो धातु उद्योग में धातु उद्योग क्या है? तो धातु उद्योग में उद्योग है धातु उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में किसी धातु का उपयोग किया जाता है। यहाँ बीच में ये गलत हो गया है। तो धातु उद्योग में जिसमें कच्चे माल के रूप में किसी धातु का उपयोग किया जाए। धातु उद्योग आप इतना याद रखो कि धातु उद्योग क्या होगा कि जिसमें कच्चे माल के रूप में जो है धातु का उपयोग किया जाता है, उसे धातु उद्योग कहते हैं। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा अति लघुत्रात्मक। द्रविड़ भाषा परिवार को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनके नाम बताइए। तो द्रविड़ जो भाषा परिवार है भारत में, उसको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है दक्षिणी द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तरी द्रविड़ में बांटा गया है। तो 3 भाग हैं, दक्षिणी द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तरी द्रविड़ जो है इनके अंदर इनको बांटा गया है। नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है खंड ब हमारा है लघुत्रात्मक प्रश्न इसमें आपके रहेंगे। और पहला लघुत्रात्मक आपका क्वेश्चन है संभववाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो संभववाद जो विचारधारा है वो क्या है, किस प्रकार से है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। भाई संभववाद जो है वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास द्वारा प्रतिपादित थी। ठीक है, और इन्होंने जो है मनुष्य को सर्वोपरि माना या प्रकृति का विजेता माना है। मनुष्य अपने ज्ञान और अपने विवेक के आधार पर जो है प्रकृति जो है कुछ भी कर सकता है। प्रकृति केवल विकल्प देती है और मनुष्य अपने विवेक के अनुसार उनका उपयोग करता है। तो ये सारी बातें जो है संभववाद के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हमारा है असंगठित श्रमिकों से क्या अभिप्राय है। पर क्या है? असंगठित है भाई ये। ठीक है, असंगठित है ना। तो असंगठित श्रमिकों से क्या अभिप्राय है? तो इसमें क्या होता है कि दैनिक जो काम है या सुविधाएं हैं उनके लिए जो व्यक्ति है वो सेवाएं उपलब्ध कराता है। काम रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अकुशल होते हैं जैसे मोची है, गृहपालक है, खानसामा है और माली जैसे घरेलू कार्य करने वाले जो होते हैं वो इनके अंतर्गत होते हैं। और इसको जो है असंगठित श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, यानी इनको भुगतान कम मिलता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, भुगतान कम करना, तो इसलिए इनको असंगठित श्रमिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है 6 का। तो 6 का हमारा है तो सड़कों के उपयोग एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। तो सड़कों का उपयोग और जो है उनका महत्व है वो क्या है। तो सड़कों के महत्व की अगर अपन बात करें तो सड़कों का महत्व जो है वो वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है भाई? क्योंकि देखो सड़कें जो होती हैं वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज के समय जो है जितनी भी समस्याएं हैं या जितनी भी जो आपके कार्य हैं वो सड़कों के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। तो इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व हो जाता है। ठीक है, जैसे व्यापार को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है 7 का स्वेज नहर के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो स्वेज नहर जो है उसके महत्व को जो है वो रेखांकित करना है। तो स्वेज नहर के बारे में बताना है कि स्वेज नहर का निर्माण है वो कब हुआ था। ठीक है, ये किन किन के बीच जो है वो है, तो ये सब इसके अंदर आपको बताने हैं। तो स्वेज नहर के बारे में आपको डिटेल से बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है नाभिकीय ऊर्जा क्या है। भारत के प्रमुख नाभिकीय केंद्रों के नाम बताएं। तो देखो क्या है नाभिकीय ऊर्जा, यानी यूरेनियम जो है, यूरेनियम या थोरियम जो है उसको नाभिकीय क्रिया करवाकर जो है किसके रूप में
भाई क्या करना है, नाभि के रूप में इसको क्रिया कराकर उससे ऊर्जा प्राप्त करना है, और ऐसी ऊर्जा को नाभि की ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और भारत में जो है कौन कौन से हैं, तो तारापुर महाराष्ट्र है, रावतभाटा राजस्थान है, उसके बाद में कलपकम है, नरोरा है और काकरापाड़ा है। तो ये आपके प्रमुख जो हैं वो केंद्र हैं, नाभि के केंद्र, तो इनको भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल संभरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो जल संभरण प्रबंधन है वो पानी को इकट्ठा करना या पानी की बर्बादी को रोकने से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा होगा, इंटरनेट संचार क्रांति लाई है, इस कथन पर संक्षिप्त टिप्पणी। हाँ, तो ये बात सही है कि इंटरनेट जो है उसने संचार में जो है काफ़ी बड़ी क्रांति ला दी है। कैसी क्रांति ला दी है, क्योंकि आज इंटरनेट के वजह से ही जो है सब कुछ संभव हो पाया है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर बिना किसी बाधा के जो है अपन संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आज देश और महादेश जो है उनके बीच की दूरियां कम हो गई हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट ने जो है पूरे विश्व को जो है एक ग्राम में जो है तब्दील किया है, क्योंकि आज अपन कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने से संचार कर सकते हैं। तो ये सब इंटरनेट की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान किस प्रकार किया जाता है। तो भारत के अंदर किस प्रकार से जो है नगरीय निपटान किया जाता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत में जो है इसकी जो समस्या हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, अच्छे से यहाँ पर इसको किया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी जो भी जैसा किया जाता है तो वो आप यहाँ पर जो है देख लेना और देख कर इसमें लिख देना। नेक्स्ट आपका आता है, भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो भारत में चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हमारी जो चिकित्सक पद्धति है उसको और ज़्यादा अच्छी की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा। वाणिज्य पशुपालन से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं। तो वाणिज्य पशुपालन क्या है, तो सबसे पहले तो ये बताना है, फिर इसकी विशेषताएं क्या है, अधिक पूंजी की लागत, बाड़े की उपलब्धता, ये सब इसमें आपको आ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की कृषि का प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो गन्ना जो है वो भारत में कहाँ कहाँ होता है, तो वो आपको बताना है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर होता है। तो वो आप खनिज संसाधन संरक्षण के विषय में लिखें। तो खनिज संसाधन संरक्षण है तो इसका वही है, उपयोग जो है वो भावी पीढ़ी के लिए बचा कर रखने चाहिए। तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। 14 का पर्वतीय विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दीजिए। तो सुझाव आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो वो सुझाव आप इस्तेमाल करोगे। इसके अथवा में, प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में विशाल मैदान में सिंचाई अधिक विकसित क्यों है। तो वैसे तो ये नदियों के कारण है। ठीक है, किसके कारण है, नदियों के कारण है, लेकिन और भी जो इसके अंदर कई टॉपिक होंगे तो उनको भी आप जो है इसमें शामिल करना। और अब बढ़ते हैं अपन निबंधात्मक क्वेश्चन की तरफ। हमारा निबंधात्मक क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वेज नहर एवं पनामा नहर की तुलना कीजिए। मोस्ट है भाई ये। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों ही नहरों के बारे में एक साथ लिखना है। तो जो आपने याद कर रखा है उसको पॉइंट्स में डाल देना। इसके अथवा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या अभिप्राय है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवधानों को जो है वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको भी आप देख सकते हैं। 16 का है, देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए और इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी कारक बताइए। ठीक है, तो जल संसाधन है उसके बारे में बताना है। इसके अथवा में तिलहन की फसलें एवं उत्पादन वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये इस प्रकार से हैं। इसके बाद में जो है दो आपके क्या आएंगे, इसके अंदर आपके 2 मानचित्र भी हैं। ठीक है, मानचित्र में एक तो आपके महाद्वीप पूछे गए हैं और जो विश्व का मानचित्र है, और भारत के मानचित्र में सूती वस्त्र उद्योग जो है वो पूछे गए हैं। तो इसके लिए मैं अलग से जो है वीडियो लेके आऊँगा मानचित्र का, और बाकी का जो है आप देख लेना। तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके मोस्ट रहने वाले हैं। चैप्टर जो मॉडल पेपर नंबर है वो 5 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।